लेट्स बाइक क्राइम की कहानी। दो लोगों के नाम है इसमें, मैं फिर बता रहा हूँ। एक दुष्यंत गौतम और एक अजय कुमार। रोज मेरी ऑडियो वीडियो जारी करती है, तरह तरह का आरोप लगाकर मुझे बदनाम करने का काम करती है। गीता की मैं नहीं जानती कौन है गीता, मैं नहीं जानती कौन है गीता भंडारी। आज जनवरी 2026 में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, उत्तराखंड की सड़कों पर फिर से मशालें जल रही हैं। लोग आज भी पूछ रहे हैं वो वीआईपी कौन है। क्या सच में वीआईपी बीजेपी का कोई रसूखदार मंत्री है जिसका नाम इन दिनों एक ऑडियो क्लिप में वायरल है। अंकिता भंडारी मर्डर मामले को लेकर दिल्ली से देहरादून तक जोरदार विरोध प्रदर्शन किए गए, क्योंकि कहा जा रहा है कि ऑडियो में एक वीआईपी का जिक्र है, वीआईपी का नाम और कथित वीआईपी का खुलासा। जिस वीआईपी का नाम सामने लाने की मांग की जा रही है। वीआईपी 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 कौन है ये वीआईपी जिसने अंकिता की इज्जत खरीदने की कोशिश की, जिसके वजह से उसे मार दिया गया, लेकिन आज भी वो वीआईपी पुलिस के फाइलों से लापता है। आखिर क्यों? हाथ जोड़ के विनती करते उसके बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, बस उनको फांसी जरूर होनी चाहिए। क्या इन वीआईपी के गुनाह नहीं हैं? अगर नहीं तो क्यों नहीं है? और अगर हां तो क्यों पुलिस से लेकर सरकार तक इन वीआईपी के सपोर्ट में शांत बैठी है? क्या आपने कभी सोचा है कि इंसाफ की तराजू हमेशा एक तरफ झुक क्यों जाती है? क्यों एक गरीब पिता को अपनी बेटी की लाश मिलने के बाद भी सालों साल दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, जबकि रसूखदार लोग बड़े बड़े कांड करके भी चैन की नींद सोते हैं? एक 19 साल की लड़की जिसकी आंखों में अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने के सपने थे, एक ऐसी लड़की जिसे सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने अपनी गरिमा का सौदा करने से मना कर दिया, उसने अपनी इज्जत बेचने से मना कर दिया, तो उसे मार दिया गया। अंकिता भंडारी। यह नाम सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, यह एक सिस्टम के खिलाफ वो चीख है जिसे दबाने की हर मुमकिन कोशिश की गई है, की जा रही है। यह एक जीता जागता सबूत है कि कैसे हमारे देश का सिस्टम बड़े लोगों को बचाने के लिए ढाल बन जाता है। पुलिस, नेता और रसूख, इन तीनों ने मिलकर एक 19 साल की लड़की की जान को सत्ता के पैरों तले कुचल दिया, और सरकार आंख मूंद कर देख रही है। आपको आना पड़ेगा, माताओं बहनों को इसी तरह से बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके अंकिता भंडारी को न्याय मिल सकता है। हेलो दोस्तों, मैं पंचम प्रकाश एंड वेलकम टू दी हॉरिफाइंग स्टोरी ऑफ अंकिता भंडारी। आज हम कहानी के जरिए इस केस के उन परतों को खोलने की कोशिश करेंगे जिन्हें रफा दफा करने के लिए सत्ता की पूरी ताकत झोंक दी गई। यह कहानी लगभग सबको पता होगा, खास करके उत्तराखंड के लोगों को, लेकिन जरूरी है कि भारत का एक एक आदमी जाने कि कैसे गरीब की आवाज को दबा दिया जाता है सत्ता के पैरों तले। कहानी शुरू होती है पौड़ी गढ़वाल के एक छोटे से गांव डोब श्रीकोट से। अंकिता भंडारी एक मिडिल क्लास परिवार की बेटी। पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी सिक्योरिटी गार्ड थे, लेकिन कोविड के दौरान उनकी नौकरी चली गई। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि अंकिता को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ गई। पता है सबसे दुखद बात क्या थी? जो मतलब कि दिल को दुखा देने वाली बात, अंकिता देहरादून के एक होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में कोर्स कर रही थी, अपने ब्राइट फ्यूचर का सपना देख रही थी, लेकिन कुछ हजार रुपयों की कमी की वजह से उसने अपने सर्टिफिकेट कोर्स को छोड़ दिया। उसे छोड़ना पड़ गया। सोचिए, एक टैलेंटेड लड़की जिसके 12वीं के परीक्षा में 88% मार्क्स आए हो, वो सिर्फ चंद रुपयों के लिए अपने सपनों को ही नहीं बल्कि अपने फ्यूचर को भी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती है।
रसूखदार लोग जानते हैं कि गरीबी इंसान को कितना बेबस कर देती है और इसी बेबसी का फायदा उठाने के लिए शिकारी तैयार बैठे रहते हैं। अगस्त 2022 में उसे अपने एक दोस्त पुष्प की मदद से ऋषिकेश के पास वनतारा रिजॉर्ट में नौकरी मिलती है। नौकरी एक रिसेप्शनिस्ट की। यह नौकरी एक ऑनलाइन पोर्टल OLX के जरिए उसे मिली, जहां पहली बार अंकिता की बात पुलकित नाम के शख्स से हुई। ये एक तरह का टेलीफोनिक इंटरव्यू था, जिसके बाद उसकी नौकरी पक्की हो गई। उसे लगा कि अब शायद दिन बदलेंगे, पर असल में ये नौकरी नहीं बल्कि मौत के जाल में पहला कदम था, जिससे अंकिता पूरे तरह से अनजान थी। ऋषिकेश से करीब 12 किलोमीटर दूर गंगा भोगपुर तल्ला की सुनसान वादियों में बना था ये वनतारा रिसोर्ट। देखने में आलीशान, लेकिन इसकी दीवारों के पीछे क्या चल रहा था ये सिर्फ वहां काम करने वाले ही जानते थे। इस रिसोर्ट का मालिक था पुलकित आर्य। आपको बता दूं कि पुलकित कोई मामूली इंसान नहीं था जिसने वादियों के बीच एक रिसोर्ट खोल लिया हो। उसके पिता विनोद आर्य उस समय सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के बड़े नेता थे और आज भी यही पार्टी उस राज्य में सरकार कायम किए हुए है। यहीं से पावर का वो नंगा नाच शुरू होता है। गुमनामी के बीच बसा ये रिसोर्ट अक्सर VIP और सफेद पोशों की अय्याशी का अड्डा था, जहां कानून की पहुंच से दूर सभी ऐश करने आते थे। अंकिता ने 28 अगस्त 2022 को ज्वाइन किया। पहले दिन उसे वहां माहौल काफी गंदा लगा। वहां मौजूद गेस्ट्स की हरकतें और पुलकित का बर्ताव उसे डरा रहा था। अंकिता के व्हाट्सएप चैट्स, जो बाद में पुलिस ने बरामद किए, उन्हें पढ़कर रूह कांप जाती है। वो अपने दोस्त पुष्पदीप को लगातार मैसेज करती थी, कॉल पर बात किया करती थी। उसमें बात कुछ इस तरह से होता था जिसमें अंकिता अपना दर्द बयां करती थी। वो लिखती थी कि ये लोग मुझे प्रोस्टिट्यूट बनाना चाहते हैं, किसी VIP के लिए एक्स्ट्रा सर्विस दिलवाना चाहते हैं। सिर्फ यही नहीं, वो इस काम के लिए मुझे 10,000 रुपए का लालच भी दे रहे हैं, मुझे खरीदने की कोशिश की जा रही है। सोचिए उस 19 साल की बच्ची पर क्या गुजर रही होगी जब उसे पता चला कि जिस नौकरी को वो अपना सहारा समझ रही थी, वहां उसे एक VIP की सेज सजाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। 10,000 रुपए का लालच दिया गया, दबाव बनाया गया। लेकिन अंकिता पहाड़ की बेटी थी, स्वाभिमानी थी। उसने साफ कह दिया, मैं गरीब भले हूं लेकिन बिकाऊ नहीं। सत्ता को ना सुनना पसंद नहीं है। 18 सितंबर की वो रात अंकिता को गायब कर दिया गया। पुलकित आर्य, उसका मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, इन तीनों ने मिलकर अंकिता को मामला सुलझाने के बहाने बाहर ले गए और चिल्ला नहर में जिंदा धक्का दे दिया। लेकिन असली घिनौना खेल तो इसके बाद शुरू हुआ। अंकिता को मौत के घाट उतारने के बाद पुलकित, जो खुद कातिल था, वो खुद थाने जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। और सिस्टम तो वहां गेट पर दरबान बना खड़ा था। यही एंट्री होती है राजस्व पुलिस की। आरोप है कि पटवारी वैभव प्रताप ने पुलकित को बचाने के लिए केस को दबाने की कोशिश की, झूठे तरीके से जांच करने का दिखावा किया। हालांकि इन सभी चीजों से पहले अंकिता के पिता को ज्यूरिसडिक्शन का हवाला देकर उसके नाम पर कई थानों का चक्कर कटवाया गया। जब वो पटवारी के पास पहुंचे, क्योंकि वहां पर पटवारी वाला नियम अभी भी लागू है, तो पटवारी ने अंकिता के पिता की शिकायत सुनने के बजाय पता है क्या किया? जिस पर अंकिता के पिता आरोप लगा रहे थे कि उसके वजह से उनकी बच्ची गायब है, उसी पुलकित की मनगढ़ंत कहानी पर भरोसा किया और उसके ही कहानी के आधार पर जांच चल रही थी कि अंकिता खुद कहीं चली गई है। वो मेंटली बहुत ही ज्यादा डिप्रेस थी, इस वजह से वो कहीं चली गई। इस एंगल पर जांच किया जा रहा था। पिता की बात सुनी ही नहीं जा रही थी। 4 दिन तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों? क्योंकि सामने एक नेता का, बड़े नेता का, पैसे वाले नेता का बेटा था। 22 दिसंबर को जब जनता का दबाव बढ़ा, जब पहाड़ के लोग सड़क पर निकल आए, तब गिरफ्तारी हुई। लेकिन उसी रात एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। रातों रात अंकिता के कमरे पर बुलडोजर चला दिया गया। मतलब जिस रिजॉर्ट में ये सब कुछ हुआ अंकिता के साथ,
जिस रिजॉर्ट के कमरे में अंकिता रहती थी, उसे बुलडोजर से ढहा दिया गया। सरकार ने क्या कहा, क्यों गिराया गया अंकिता का कमरा? सरकार ने कहा अवैध निर्माण था इसलिए गिरा दिया गया। लेकिन ये सब जानते थे, वहां की जनता जानती थी, जिन्होंने पूछा भी कि ये सबूत क्यों मिटाए जा रहे हैं। क्या ये लोग हमें यानी जनता को बेवकूफ समझते हैं? अंकिता के कमरे में जो फिंगरप्रिंट्स हो सकते थे, जो कशमकश के निशान हो सकते थे, वो सब मलबे में दबा दिए गए। विधायक रेणु बिष्ट की मौजूदगी में उस कमरे को मलबे में तब्दील कर दिया गया ताकि उस वीआईपी का कोई भी सुराग न मिल पाए, कोई भी सुराग न बच पाए। कानून की किताबों में इसे सबूत मिटाना ही कहते हैं, लेकिन यहां इसे तुरंत न्याय का नाम दिया गया कि जिसने ये सब कुछ किया उसके प्रॉपर्टी को तो हमने गिरा दिया। अवैध निर्माण था, और सिर्फ वही अवैध निर्माण था जहां अंकिता रहती थी। खैर ये तो सबको पता है। आगे 24 सितंबर 2022 को अंकिता का शव मिलता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट के निशान थे, लेकिन रेप की बात को गोल मोल कर दिया गया। अंकिता के परिवार पर दबाव बनाया गया कि जल्द से जल्द अंतिम संस्कार किया जाए। दिल आपका ना बिखर जाएगा जब आप ये सुनेंगे। इतना प्रेशर बनाया गया कि अंतिम संस्कार जल्द से जल्द किया जाए कि अंकिता की मां को अपनी बेटी का चेहरा तक भी नहीं देखने दिया गया। पिता से झूठ बोलकर कि मां बीमार है, आईसीयू में है, और कुछ ऐसे प्रेशर बनवाकर अंकिता का अंतिम संस्कार करवा दिया गया। सिस्टम को लाशों से डर नहीं लगता, उन्हें उन लाशों के पीछे छिपे रसूखदार चेहरों के बेनकाब होने से डर लगता है। इसलिए यह सब प्रेशर बनता है। सालों तक केस चला। मई 2025 में कोर्ट ने पुलकित और उनके साथियों को उम्र कैद दी। लेकिन क्या यह इंसाफ हुआ? हुआ इंसाफ? अंकिता के पिता ने कोर्ट के बाहर खड़े होकर कहा, उन 3 मोहरों को तो सजा मिल गई, लेकिन उस वीआईपी का क्या जिसके लिए मेरी बेटी की जान ली गई? पुलिस की चार्जशीट में उस वीआईपी का नाम कहीं नहीं था। पुलिस ने कहा कि वो सिर्फ एक कहानी थी। क्या कोई अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर ऐसी कहानी गढ़ेगा? क्या कोई आदमी मरने से पहले लोगों से मदद मांगेगा, लोगों को मैसेज करेगा कि भाई मुझे बचा लो, यहां ऐसी दिक्कत है? वो झूठ बोलेगा और वो मर भी जाएगा। अब आते हैं आज पर। ये सब बातें तो रहने देते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ ऑडियो क्लिप लीक हुए हैं जिनमें कथित तौर पर बड़े नेताओं का जिक्र है। उर्मिला सानावर के दावों ने एक बार फिर से दिल्ली और देहरादून के बीच में उस वीआईपी कनेक्शन की तरफ इशारा कर दिया है। दुष्यंत गौतम जैसे बड़े नेताओं का नाम उछल रहा है, जिसे वो एआई जनरेटेड फेक बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई मामूली इंसान था तो उसे छुपाने के लिए पूरा सिस्टम ढाल बनकर क्यों खड़ा हो गया? अगर पुलिस ऐसा कह रही कि कोई वीआईपी नहीं था और जिस बीजेपी नेता का नाम लिया जा रहा है वो तो बिल्कुल भी नहीं थे, वो खुद भी कह रहा है कि मैं नहीं था, ये सब एआई जनरेटेड ऑडियो है जो वायरल किया जा रहा है। अगर कोई वीआईपी था ही नहीं, कोई नॉर्मल इंसान था जिसके लिए ये सब कुछ किया गया, नोएडा का कोई नॉर्मल आदमी था, तो उसका नाम छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों उस वीआईपी का जिक्र चार्जशीट में नहीं था? और यही सब सवाल है जो एक बार फिर से आग की मशालें बनकर पहाड़ों की सड़कों पर निकल रही हैं। 11 जनवरी 2026 को पूरे उत्तराखंड में बंद का ऐलान किया गया है। लोग सड़कों पर खून से पत्र लिख रहे हैं। उनकी एक ही मांग है, सीबीआई जांच हो। अंकिता भंडारी के हत्याकांड में सीबीआई जांच करे और उस वीआईपी का पता लगाए, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर राज्य की पुलिस जांच करेगी तो कभी भी अपने आकाओं का नाम बाहर नहीं आने देगी। अंकिता का केस चीख चीख कर कह रहा है कि अगर आप गरीब हैं तो आपको इंसाफ के लिए मरना होगा, लेकिन अगर आप रसूखदार हैं तो पुलिस आपको छुएगी भी नहीं, बल्कि आपके लिए सबूत मिटाएगी। मतलब मजाक ही है। आप इस पूरे केस को देखें तो किस तरह से रसूखदार लोगों के पक्ष में पूरा सिस्टम खड़ा हो जाता है, और जो गरीब है वो हाथ जोड़ के खड़े रहे कि साहब इंसाफ दे दीजिए।
पहाड़ की इस बेटी ने अपनी जान देकर हमें यह बताया है कि देवभूमि में भी राक्षस छिपे हो सकते हैं, जो सफेद कपड़े पहनकर घूमते हैं। जब तक हम उन राक्षसों के पीछे की आकाओं को बेनकाब नहीं करते, अंकिता को न्याय नहीं मिलेगा। ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है कि कोई कहानी आकर मैंने सुना दी, कि व्यूज मैंने बटोर लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो नॉर्मल गैंगस्टर की कहानी करता हूं उससे कम ही ये वीडियो चलेगी। फिर भी मैं ये वीडियो कर रहा हूं सिर्फ इसलिए ताकि सवाल लोगों के सामने आए। और आज एक सवाल आपसे भी है, क्या हम इतने लाचार हैं कि अपनी बेटियों के हत्यारों को बचाने वाला का नाम तक नहीं जान सकते? 11 जनवरी को जो मशालें जलेंगी, क्या वो इस राज को जला पाएंगी? क्या वो इस राज को जलाकर? आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।